हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो जो हमारा पिछला वीडियो था स्टूडेंट, उसमें एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट बताया था। इसमें बताया था स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, और उस डोमेन के अंदर जो हमारा फंक्शन है एफ जेड मानते हैं, वो फंक्शन एनालिटिक है। तो ये इसका फिगर है। ये पुराना जो हमारा पिछला वीडियो था वो हमने अपलोड किया है, तो उसमें यहाँ पर वही वाला फिगर है बिल्कुल। तो इसके अंदर, इस डोमेन के अंदर फंक्शन हमारा एनालिटिक है। और फिर बताया कि इस डोमेन के अंदर कोई भी दो पॉइंट लें और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, चाहे C1 वाला और या फिर C2 वाला, और कोई भी रास्ता, यानी कि P से Q तक जाने के लिए कोई भी कर्व हो, कोई भी पाथ हो, और अगर इंटीग्रल FZ का निकालते हैं किसी भी कर्व के अलोंग, किसी भी पाथ के अलोंग, किसी भी रास्ते के अलोंग, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन हमेशा दोनों का सेम आता है। ये फर्स्ट रूल था, यानी फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद स्टूडेंट इन्होंने एक सेकंड पॉइंट भी दिया है, वो मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए दिया है। ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए और सेकंड पॉइंट दिया मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन के लिए। उसमें इन्होंने बताया है कि दो क्लोज्ड कर्व हैं और दोनों क्लोज्ड कर्व के बीच में जो हमारा जो पोर्शन बचता है उस पोर्शन में फंक्शन एनालिटिक है। तो उन्होंने बताया चाहे किसी भी कर्व के अलोंग, और जो कि कॉची थ्योरम है, यानी कॉची ने बताया, तो कॉची ने जो भी फंक्शन के बारे में बात की है स्टूडेंट, वो एनालिटिक फंक्शन और दूसरी सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात की है। बार बार हम सिंगल वैल्यूड नहीं कहेंगे, यानी कॉची थ्योरम जो भी इन्होंने कॉची ने बताया है, वो फंक्शन जो दिया है, जो भी क्वेश्चन लगाएंगे वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन से लगाएंगे। यानी कि उन्होंने बताया है कि अपना फंक्शन जो उन्होंने दिया है वो सिंगल वैल्यूड के लिए फार्मूला दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास दो क्लोज्ड कर्व हैं, अभी हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, दो क्लोज्ड कर्व हैं, उन दोनों क्लोज्ड कर्वों के बीच में फंक्शन जो हमारा है वो एनालिटिक है। हम इस फिगर को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट, एक हमने क्लोज्ड कर्व बनाया, यहां पर ये क्लोज्ड कर्व है, और इसके अंदर एक हमने दूसरा क्लोज्ड कर्व बनाया, ये। तो एक क्लोज्ड कर्व है, इसका नाम हम C1 लिखते हैं, और दूसरा क्लोज्ड कर्व है स्टूडेंट, इसका नाम हम C2 लिखते हैं। और अब जो हमारा जो फंक्शन है, जो कॉची ने बताया कि एक हम फंक्शन लेंगे, इस क्लोज्ड कर्व और इस क्लोज्ड कर्व के बीच में जो भी पार्ट बचता है, यानी कि ये पार्ट बचा, इसमें फंक्शन एनालिटिक है स्टूडेंट। ये बताया कॉची ने कि इसमें जो ये पार्ट बन रहा है दोनों क्लोज्ड कर्वों के बीच में, इस पार्ट में जो हमारा फंक्शन FZ लिया जाएगा वो एनालिटिक लिया जाएगा। ये बताया इसमें फंक्शन एनालिटिक है, यानी कि इस कर्व के बाहर और इस कर्व के अंदर। तो इन्होंने एक बात बताई कि अगर इंटीग्रल हम निकालें, कोई भी फंक्शन जो हमारा FZ दिया है, इन्होंने FZ एनालिटिक फंक्शन है, और इसका इंटीग्रल चाहे हम इस कर्व के अलोंग निकालें C1, और या फिर इंटीग्रल FZ का C2 कर्व के अलोंग निकालें, तो स्टूडेंट दोनों का इंटीग्रल सेम आएगा। ये बात इन्होंने बताई थी, लेकिन इन्होंने जो भी अपनी डेफिनेशन बताई है वो क्लोज्ड कर्व के लिए बताई है। तो अब स्टूडेंट इसको हम प्रूव कैसे करें? तो इसमें एक कट लगाते हैं, इन दोनों कर्वों के बीच में एक हम यहाँ पर कट लगाते हैं। कहीं पर भी कट लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी लगा सकते हैं कट, यहाँ पे यहाँ लगा सकते हैं, कहीं पर भी एक जगह हमने कट लगाया, और इस कट पॉइंट को यहाँ पर A लिखते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया B। अब कट पॉइंट लगाने से स्टूडेंट क्या होगा? कट पॉइंट लगाने से स्टूडेंट ये होगा कि जो हमारी कॉची थ्योरम, इन्होंने एक थ्योरम जो बताई है, उस कॉची थ्योरम को बताया, वो कॉची थ्योरम इन्होंने यूज की है स्टूडेंट सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए। तो ये जो कट हमारा है
इस कट के द्वारा, यानी कि यहाँ पर हम मान लें कि ऐसा कट लगाते हैं, ये बहुत पास में, यानी कि इस पॉइंट से इसको हमने मिलाया और ये जो यहाँ से मिला इसको यहाँ मिलाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो कट है ये बिल्कुल पास में, लगभग एक पॉइंट हटाया और एक पॉइंट इसका यहाँ पर हटाया, तो ये बन गया इस टाइप का। समझाने के लिए किया है स्टूडेंट, बिल्कुल नेहरू, बिल्कुल पास में ही दोनों कट लगे, एक कट लगा हुआ है बिल्कुल पास में। तो अब इसमें होगा क्या स्टूडेंट, होगा ये, जब हम इस पॉइंट को यानी कि इतने पार्ट को और इतने पार्ट को खोल देंगे स्टूडेंट ऐसा, तो ये वाला जो पार्ट है ये बाहर आ जाएगा। इसको समझाते हैं यहाँ पर किससे, यहाँ पर एक सेकेंड, ये है स्टूडेंट यहाँ पर, इसमें ये जो है इस टाइप का हमने मान लिया, ये स्टूडेंट है, ये क्लोज्ड कर्व है, ये वाला क्लोज्ड कर्व है, बड़ा वाला क्लोज्ड कर्व, और इसके अंदर एक छोटा क्लोज्ड कर्व है। फंक्शन इसमें एनालिटिक है, इस बीच के पार्ट में स्टूडेंट, यहां पर ये बीच का पार्ट बना हुआ है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट, ये इसमें फंक्शन एनालिटिक है, इसमें यहां पर और यहां पर। इसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है स्टूडेंट, ये बीच वाला पार्ट खाली है, बीच वाला पार्ट स्टूडेंट ये खाली है। इसमें फंक्शन जो है हमारा इतने में ये एनालिटिक है, यहां पर इसमें एनालिटिक नहीं है। तो एक क्लोज्ड कर्व ये है स्टूडेंट और एक क्लोज्ड कर्व ये है। इसमें एक हमने ये जो कट लगाया है, कट लगाने से क्या होगा स्टूडेंट कि ये कट लगाने से जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस टाइप का होगा स्टूडेंट, यहां पर देखें ये इस टाइप का। तो ये जो हमारा बबल था, यानी इसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं था स्टूडेंट, ये देखो बाहर निकल गया। अब बनकर के ये हमारा आ गया सिंपली कनेक्टेड डोमेन। जब ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन स्टूडेंट बनेगा तो हम इसमें कॉची थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही हमने कट लगाया स्टूडेंट और इसको हमने इस तरीके से खोल दिया, तो ये जो वाला पार्ट था इसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं था, ये हट करके बाहर आ गया, एयर में चला गया। तो अब यहाँ पर ये जो पार्ट बचा ये पूरा इतना, और ये खत्म हो गया स्टूडेंट, ये बाहर चला गया। तो अब ये पूरी जो हमारी शेप जो बना, इसमें यहां से स्टार्ट करें स्टूडेंट, पूरा यहां से चल करके यहां जाएं और यहां पर यहां आने के बाद में पूरा एक क्लोज्ड कर्व बन के तैयार हो गया, और ये होगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन जब स्टूडेंट ये बन जाता है तो हम कॉची थ्योरम को इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें अब यहां पर आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शन जो हमारा एनालिटिक इस पार्ट में था, ये जो डोमेन बनी थी ये रिंग शेप्ड डोमेन बनी थी, एक क्लोज्ड कर्व ये और दूसरा क्लोज्ड कर्व ये। तो या तो हम इसको मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन कहें या रिंग शेप्ड डोमेन कहें, दोनों का मतलब एक है। जब हमने कट लगाया स्टूडेंट तो ये बन गया अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन, और सिंपली कनेक्टेड डोमेन है तो हम कॉची थ्योरम इसमें लगा सकते हैं। तो यहां लिखते हैं बाई कॉची थ्योरम। बाई कॉची थ्योरम। तो कॉची थ्योरम में स्टूडेंट क्या होगा, इंटीग्रल लगाया और यहां से इसको यहां से पूरा राउंड करके इसमें यहां पर लिखते हैं, मान लिया इस पॉइंट को हमने यहां पर P डाल दिया समझने के लिए, यहां पर हमने पॉइंट को Q डाल दिया PQ और यहां पर R लिख दिया। तो अब यहां से बना APQR, यहां पर लिखते APQR और R के बाद स्टूडेंट फिर A पर आ जाएंगे। और ये जो हमारा पॉइंट A है वो एक ही पॉइंट है, ये कट बिल्कुल माइनर है स्टूडेंट, बिल्कुल पास में है, तो इसलिए ये पॉइंट A है यहाँ पर, तो ये A का ही वर्किंग करेगा। ये भी A पॉइंट यहाँ डाल दे रहे हैं और इसे हम B पॉइंट डाल दे रहे हैं, वो एक ही पॉइंट है, समझने के लिए थोड़ी दूरी पर बना दिया है। R के बाद यहाँ पर आ गया A। अब स्टूडेंट A से इस B तक जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर आ गया B, और B से स्टूडेंट अब इस तरीके से राउंड पर आएंगे, यानी कि B के बाद यहाँ पर लिखा S और S के बाद यहाँ पर लिख दिया T, तो ST और फिर B, तो यहाँ पर आ जाएगा ST और फिर स्टूडेंट B लिख दिया और B के बाद फिर वापस आ गए A पर, यानी कि इसी A से चले थे और राउंड लगाने के बाद पूरा फिर A पर आ गए। और यहाँ पर लिखा स्टूडेंट F ऑफ Z dz इक्वल टू
0। कौची ने ये बताया था कि अगर कोई क्लोज्ड कर्व है और उसकी बाउंड्री पर और बाउंड्री के अंदर फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रल हम यहां पर पूरे कर्व के अलोंग करेंगे फंक्शन का, और आंसर 0 आएगा। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड है कि यहां से ए से लेकर पूरा ए तक एक पार्ट इसका मानते हैं, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रल लिखा ए पी क्यू आर और ए, इसको हमने यहां पर लिख दिया एफ जेड और डी जेड। इतने पार्ट को हमने अलग कर दिया यहां से लेकर यहां तक। अब ए से लेकर बी तक के पार्ट को अलग किया, तो यानी कि यहां लगाया प्लस इंटीग्रल और इसको यहां पर लिखा एफ जेड और डी जेड। आर ए के बाद ए बी वाला पार्ट अलग कर दिया, ए से बी तक का। अब स्टूडेंट बी से लेकर के और वापस बी तक यहाँ वाला पार्ट अलग कर दिया, फिर यहाँ लिखा प्लस इंटीग्रल और इसको यहाँ पर लिखा एफ जेड और डी जेड। बी एस टी बी, यानी यहाँ पर लिखा बी एस टी और बी, इतना पार्ट स्टूडेंट अलग हो गया। अब बी के बाद में फिर यहां से बी से ए वाला पार्ट ये लिख दिया, तो प्लस लगाया इंटीग्रल यहां पर लिखा एफ जेड और यहां पर लिखा डी जेड और यहां लिख दिया बी ए और इक्वल टू में आ गया 0। यानी इसी पार्ट को हमने इसमें 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं यहां पर इंटीग्रल ए पी क्यू आर ए और यहां पर लिखा स्टूडेंट एफ जेड और डी जेड, प्लस लगाया इंटीग्रल लगाया, यहां पर लिखा ए बी और इसको लिख दिया एफ जेड और डी जेड, फिर प्लस। अब स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं जो इस कर्व की डायरेक्शन हमने ली है वो एंटी क्लॉकवाइज ली है। और याद रखना स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हम लगाएंगे कॉची थ्योरम से और जितने भी क्लोज्ड कर्व होंगे सभी में डायरेक्शन हमारी सेम होनी चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव माना गया है। या तो हम डायरेक्शन क्वेश्चन में बताएंगे वो डायरेक्शन लेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे तो हम हर डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, तो दोनों कर्वों को एक ही डायरेक्शन में बनाना है। तो यहां से लेकर यहां देख रहे हैं कि इस कर्व की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये ए पी क्यू आर ए, ये एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर जो हमारा लिखा हुआ बी एस टी बी, तो बी एस टी बी ये क्लॉकवाइज हो गया स्टूडेंट। इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज अगर करेंगे, इस डायरेक्शन को अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसमें हम माइनस का साइन लगा देंगे स्टूडेंट। तो एक कर्व जो C1 है इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और कर्व C2 है इसकी भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट इसको क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है BSTV, इसको हम उल्टा लिखते हैं BTSB। तो हम लगाते हैं इसमें माइनस का साइन, तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे BTS, इसको लिखते हैं BTSB और यहां पर आया स्टूडेंट FZ DZ। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं यहां पर AB, यहां डायरेक्शन A से B है और यहां डायरेक्शन B से A है, इसको भी सेम डायरेक्शन बना लें। तो BA डायरेक्शन है, इसको भी AB डायरेक्शन में लिखते हैं। तो यहां पर इस डायरेक्शन को AB लिखते हैं, इसमें भी स्टूडेंट माइनस का साइन लगाएंगे तो AB और यहां पर लिखेंगे FZ DZ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इससे इस वाले को कैंसिल कर देंगे। अब इसमें जो पार्ट बचा उसको यहां पर देखते हैं, आगे यहीं पर लगाते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट APQRA, यानी कि A से स्टार्ट है और PQR पूरा मिलाकर के A, यानी इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इस पूरे कर्व का नाम स्टूडेंट रखा गया है C1, यानी कि यहां पर लिखते हैं इंटीग्रल अलोंग C1 और यहां पर आ जाएगा FZ DZ इक्वल टू, ये जो माइनस का साइन है स्टूडेंट इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड और BTSB, तो यहां पर स्टूडेंट लिखते हैं BTSB, ये पूरे क्लोज्ड कर्व का नाम है C2। तो इसको यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट C2 और यहां पर FZ DZ आ गया।
तो स्टूडेंट यही बताया था यहाँ पर कॉची एक्सटेंशन थ्योरम का जो सेकंड पॉइंट था उसमें ये बताया था अगर कोई एक क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर एक दूसरा क्लोज्ड कर्व है और इसमें जो बाउंडेड पार्ट बना दोनों क्लोज्ड कर्व के बीच का, इसमें फंक्शन एनालिटिक हो तो इस कर्व के अलोंग चाहे एफ जेड का इंटीग्रल निकालें और चाहे इस कर्व के अलोंग इंटीग्रल निकालें, दोनों का इंटीग्रल सेम आएगा। ये जरूरी नहीं स्टूडेंट जीरो आएगा, इसका आंसर जीरो आए इसका भी आंसर जीरो आए तो भी इक्वल, और जीरो ना भी आए लेकिन जितना आंसर इसका आएगा स्टूडेंट उतना ही आंसर इस इंटीग्रल का आएगा। ये जरूरी नहीं है जीरो हो, क्योंकि कॉची थ्योरम में जो हमने बताई थी उसमें क्लोज्ड कर्व के अंदर और क्लोज्ड कर्व की बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक था तो इंटीग्रल पूरा जीरो था। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो क्लोज्ड कर्व है इसकी बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक है लेकिन इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक पूरे में नहीं है, क्योंकि इतना पार्ट जो बना हुआ है स्टूडेंट ये भी C1 के अंदर पार्ट है, यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो कॉची थ्योरम इसमें यूज नहीं हो सकती। तो C2 की बाउंड्री पर फंक्शन एनालिटिक है लेकिन C2 के अंदर नहीं है तो इसका इंटीग्रल भी जीरो नहीं हो सकता है। तो कॉची थ्योरम जो बताई है वो बताई है एनालिटिक फंक्शन के लिए। अगर मान लिया यहाँ पर है कर्व लिखते हैं यहाँ पर एक C1 और दूसरा कर्व यहाँ पर लिख दें स्टूडेंट यहाँ पर C2, इसमें भी फंक्शन एनालिटिक है, इतने पार्ट में फंक्शन एनालिटिक है तो स्टूडेंट और बाउंड्री पर भी इसकी एनालिटिक है तो फंक्शन जो एफ जेड डी जेड होगा और C2 के अलोंग तो स्टूडेंट इसका आंसर जीरो होगा। लेकिन फंक्शन इसमें भी अगर एनालिटिक हो यहाँ पर और C1 पर भी एनालिटिक है, C1 के अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट और ये भी वाला पार्ट जो C1 के अंदर ये भी पार्ट पड़ रहा है तो ये पूरे जगह एनालिटिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंटीग्रल अलोंग C1 और एफ जेड डी जेड इसका भी आंसर स्टूडेंट जीरो आएगा। तो अगर इसमें भी एनालिटिक हो इसमें भी एनालिटिक हो तो C2 के अलोंग भी जीरो आएगा स्टूडेंट और C1 के अलोंग भी जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन C1 के अंदर तो एनालिटिक है लेकिन C1 के अंदर ये वाला पार्ट भी पड़ रहा है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो यहाँ पर हम C1 एफ जेड डी जेड को हम जीरो नहीं कह सकते, इसका आंसर निकालेंगे जो भी आएगा। और C2 के अंदर भी फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इसका भी आंसर जीरो नहीं आएगा, यानी कि कुछ भी आ सकता है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो भी इसका आंसर आएगा स्टूडेंट और इसका आंसर आएगा दोनों आंसर इक्वल आएंगे। ये बात कॉची एक्सटेंशन थ्योरम के सेकंड पॉइंट में बताई गई है। अब स्टूडेंट इसके आगे की बात करते हैं। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला की। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कॉची इंटीग्रल थ्योरम थी, अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला देखते हैं। इन्होंने कॉची ने एक फार्मूला भी बताया है तो यहां पर लिखते हैं कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला क्या फार्मूला है स्टूडेंट? इसमें यह कहा गया है कि एक फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है। कहां पर एनालिटिक है स्टूडेंट? लिखते हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक within and on closed curve C। क्लोज्ड कर्व लिखें या स्टूडेंट कंटूर लिखें, within and on closed contour C and A is any point A is any point within C then। तो यहां पर पूरा यहां पर लिखते हैं देन एफ ए इक्वल टू 1/2 πi इंटीग्रल अलोंग C एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड। तो स्टूडेंट कॉची ने एक फार्मूला बताया, इसको हम कहते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। इन्होंने कहा एक फंक्शन हमारा है वो एक क्लोज्ड कंटूर है
उसके अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है। यहां पर देखते हैं स्टूडेंट, एक यहां पर हम क्लोज्ड कंटूर बनाते हैं और इस कंटूर का नाम सी लिखते हैं और स्टूडेंट इसकी जो डायरेक्शन है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, ये डायरेक्शन बना दें। इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर, इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर फंक्शन जो हमारा है वो एनालिटिक है, यानी इसकी बाउंड्री ये है स्टूडेंट, बाउंड्री पर भी एनालिटिक है इन सभी पॉइंटों पर और इसके अंदर ही फंक्शन एनालिटिक है। वो एफजेड फंक्शन है, वो ये दिया गया है। तो इन्होंने कहा कि एफजेड एनालिटिक है, पूरा फंक्शन नहीं बताया, केवल ये जो ऊपर लिखा हुआ है एफजेड वो एनालिटिक है इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर। लेकिन एक पॉइंट यहां पर ए बताया गया है, इस सी यानी कि जो कंटूर है इसके अंदर है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए मान लिया यहां पर। तो इन्होंने कहा इस एफ ए की वैल्यू कैसे निकालें, तो एफ ए की वैल्यू इस तरीके से स्टूडेंट 1/2 पाई आई इंटीग्रल अलोंग सी एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस ए, ये फार्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन जो हमें लगाने वो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल अलोंग सी, यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आई इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आई और इसको लिखते हैं एफ ए। आंसर इस इंटीग्रल का इतना है। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसका हम प्रूफ नहीं बताएंगे अभी स्टूडेंट, पहले हम इस क्वेश्चन की तैयारी करवा दें बिल्कुल बढ़िया तरीके से, एकदम एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका हम प्रूफ भी बताएंगे स्टूडेंट, लेकिन अभी हम क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं जो आसानी से और एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आप ले सकें, तो उसकी बात करते हैं अभी। तो इन्होंने एक बात बताई कि जो फंक्शन एफ जेड है ये एनालिटिक है और हमें इंटीग्रल जो स्टूडेंट निकालना है इस पूरे फंक्शन का निकालना है, पूरे फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। तो अगर ये पूरा फंक्शन एनालिटिक होता है स्टूडेंट, पूरा फंक्शन यानी कि डीजेड और इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रांड लिखा हुआ है ये पूरा अगर इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक होता है स्टूडेंट, तो फिर कॉची थ्योरम बताई थी, कॉची थ्योरम यहाँ पर लिखा एफ जेड डी जेड, तो इसका आंसर पूरा का पूरा 0 आता, इसका आंसर पूरा 0 आता। लेकिन यहाँ पर डीजेड और इंटीग्रल साइन के बीच में जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो इंटीग्रांड लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये पूरा एनालिटिक नहीं है, केवल एफ जेड इसमें एनालिटिक है, केवल एफ जेड एनालिटिक है। लेकिन हमें पूरे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, यानी पूरे फंक्शन को देखना है। तो यानी पूरा फंक्शन जो हमारा है वो ये है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम बात करते हैं जेड इक्वल टू ए रख दें, जेड इक्वल टू ए रख दें, यानी कि इसके अंदर के पॉइंटों पर हमें चेक करना है और इसके अंदर का एक पॉइंट हमारा ए भी है, तो इस ए को रखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है इसका, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर मिलता है यहाँ पर मिलता है एफ ए डिवाइडेड बाई ए रखेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, और 0 आएगा स्टूडेंट इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। और जो भी वैल्यू रखने पर आंसर इनफाइनाइट मिलता है स्टूडेंट, तो हम कहते हैं इस पॉइंट पर फंक्शन ये डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है ये ए पर डिफाइंड नहीं है। ए पर डिफाइन नहीं है तो स्टूडेंट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि एनालिटिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन पूरा बना हुआ है स्टूडेंट, इसी का हमें इंटीग्रल निकालना है। ये फंक्शन पूरा का पूरा एनालिटिक नहीं है, केवल इतना पार्ट एनालिटिक है। तो जितना एनालिटिक है उससे बात करते हैं। अगर ये पूरा एनालिटिक होता है स्टूडेंट, तो इस पूरे का आंसर अपने आप एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का पूरा आंसर 0 आता, अगर पूरा एनालिटिक होता है। लेकिन ये फंक्शन हम देख रहे हैं आंसर आता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आया यानी कि ए पर डिफाइन नहीं है, ए पर डिफाइन नहीं है फंक्शन ए पर एनालिटिक नहीं है। तो ये वाला पूरा फंक्शन ए पर एनालिटिक नहीं है, जो कि ए इस कर्व के अंदर का पॉइंट है। इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक अगर नहीं है तो हम कहेंगे वो फंक्शन पूरे डोमेन में एनालिटिक नहीं है। तो ए पर ये एनालिटिक नहीं है स्टूडेंट, तो फिर इसका आंसर कितना आएगा, तो इसको हम देख लें। जो भी पॉइंट यहाँ पर अंदर इसमें पड़ता है तो वही पॉइंट आंसर में आता है, यानी पूरे का आंसर एफ जेड एनालिटिक है इतना। तो इस पॉइंट को उठा करके एफ के साथ में लिखते हैं एफ ए, और इसमें 2 पाई आई का इंटू करते हैं स्टूडेंट, एक ही बार में इस पूरे का आंसर निकल आता है। लेकिन एक बात स्टूडेंट यहाँ याद रखें, इन्होंने कॉची ने जो भी अपनी फार्मूले बताए हैं,
वो सभी फार्मूले बताएं क्लोज्ड कर्व के लिए। और अगर क्लोज्ड कर्व नहीं है तो यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फार्मूला और कॉची थ्योरम का यूज हम कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। तो हम वो क्वेश्चन इसमें, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं, यानी कि पुराने क्वेश्चन, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलना है या एक कर्व में पूरे पॉइंट देखना है कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रल आएगा, तो हम पुराने मेथड से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लगाएंगे। हमारा जो मेथड है, ये जो कॉची थ्योरम बताई है या कॉची इंटीग्रल फार्मूला बताया, ये क्लोज्ड कर्व के लिए बताया। अगर क्लोज्ड कर्व के क्वेश्चन आएंगे तो हम इस मेथड से लगाएंगे, क्लोज्ड कर्व के नहीं आएंगे तो इससे पहले जो हमारे इंटीग्रेशन चल रहे थे उस इंटीग्रेशन वाले मेथड से हम लगाएं। जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला हमारा जो टॉपिक है, ये आप स्टार्ट से पढ़ें स्टूडेंट, लेक्चर 1 से पढ़ें, पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और उससे समझाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। लिखा हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रल अलोंग सी dz बटे z-2 वेयर c इज। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है mod z इक्वल टू 1 और सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट mod z इक्वल टू 3। यहाँ पर mod z इक्वल टू 1 ये क्या है स्टूडेंट? तो हमारा जहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट किया स्टूडेंट, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमने अच्छी तरीके से समझाया, बहुत डिटेल में समझाया है। तो आप उसमें जाकर के वहाँ पर पढ़ लें। लेकिन फिर यहाँ पर जो आया हुआ नंबर, इसको भी हम यहाँ पर बता भी रहे हैं, mod z इक्वल टू 1, यानी कि एक जनरल इक्वेशन होती है स्टूडेंट, mod z माइनस z0 इक्वल टू, यहाँ पर रो लिखा है या हम r मान सकते हैं, r समझने के लिए। तो ये स्टूडेंट एक सर्किल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर z0 है और रेडियस स्टूडेंट r है। जैसे यहाँ पर z-2 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है स्टूडेंट, z-2 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो z इक्वल टू 2 आएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यानी कि ये अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट तो 2,0 आएगा। इसका मतलब रियल एक्सिस पर 2 पॉइंट चलना है और इमेजिनरी एक्सिस पर 0 चलना है। तो ये पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा 2,0। और स्टूडेंट इसकी रेडियस को मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 1 डिस्टेंस यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर लेकर के हमने यहाँ ये सर्किल बना दिया। तो ये सर्किल की इक्वेशन लिखी रहती है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर 2i होता तो यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते थे 2i, यानी z इक्वल टू 2 इंटू आयोटा। इसको हम लिख सकते थे 0 प्लस 2 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 0,2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर 0 पॉइंट और 2 पॉइंट बाई एक्सिस पर, यानी इमेजिनरी एक्सिस पर ये पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट 0,2 और इसकी रेडियस 1 है। तो यानी कि यहाँ से 1 डिस्टेंस, यहाँ से 1 डिस्टेंस, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और ये सर्किल बनके तैयार होगा। तो स्टूडेंट z माइनस z0 इक्वल टू r, ये जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की। तो यहाँ पर एक सर्किल लिखा हुआ है। इस सर्किल का जो सेंटर है, यानी सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं इसके। इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू निकालनी है और ये यहाँ पर कंडीशन दी है। तो इस कंडीशन को सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं एलोंग, या यहाँ पर लिखते हैं CH mod z इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं mod z माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी कि एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। यहाँ पर बनाते हैं रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस है स्टूडेंट और ये इमेजिनरी एक्सिस है। सेंटर इसका 0 है, z माइनस 0 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो z इक्वल टू 0, तो यानी कि ये सेंटर आ जाएगा स्टूडेंट। और इसकी रेडियस लिखी हुई है 1, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 डिस्टेंस, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, और ये स्टूडेंट सर्किल बन गया। और डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, ये C लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट जो फंक्शन लिखा है जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, वो फंक्शन यहाँ पर ये है 1/z माइनस 2, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है 1/z माइनस 2। इस फंक्शन को हमें चेक करना है। ये फंक्शन, इसमें अगर हम z इक्वल टू 2 रखते हैं स्टूडेंट, अपॉन में जो 2 लिखा है, हम देखते हैं किस पॉइंट पर ये इनफाइनाइट बना रहा है। जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट बना रहा है वो पॉइंट
पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। तो यानी कि हम इसको 0 बराबर रखते हैं तो मालूम चल जाता है कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले पुट z माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट पुट z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो z इक्वल टू 2 पॉइंट आया, इस पॉइंट को चेक करते हैं। अगर इसके इनसाइड पड़ेगा स्टूडेंट, इनसाइड, तो ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है 1 अपॉन z माइनस 2, ये फंक्शन लिखा है, ये इस पर एनालिटिक नहीं होगा अगर 2 इसके अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट रेडियस 1 है, तो 1,0। यहाँ पर देखते हैं तो x की वैल्यू 0, y की 1। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट -1,0 और यहाँ पर देखते हैं 0,-1 और ये पॉइंट निकला स्टूडेंट z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 पॉइंट है, यानी कि यहाँ से 1 डिस्टेंस इतनी है और यहाँ से 1 डिस्टेंस इतनी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आता है स्टूडेंट, इस पॉइंट का नाम है z इक्वल टू 2। और ये पॉइंट जो तुम्हें मिल रहा है ये कर्व के अंदर नहीं है स्टूडेंट। तो इसका मतलब कर्व के अंदर जितने पॉइंट हैं ये 2 के बराबर नहीं है। और किसी भी पॉइंट को हम यहाँ पर बाउंड्री का पॉइंट कोई भी ले लें या अंदर का पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम रखेंगे z की जगह पर तो आंसर कभी भी इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। यानी जो भी फंक्शन आएगा, जो भी आंसर आएगा वो कोई फिक्स आंसर आएगा, यानी फंक्शन इस पे एनालिटिक होगा। एनालिटिक कहां पर नहीं होगा? जो वैल्यू को इनफाइनाइट बनाए। तो 2 बना रहा है इनफाइनाइट, लेकिन 2 स्टूडेंट इसके आउटसाइड है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन यहाँ पर 1 अपॉन z माइनस 2 ये पूरा का पूरा एनालिटिक है। तो यहाँ पर हम कॉची थ्योरम का ही यूज करेंगे स्टूडेंट, कॉची थ्योरम का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर जब ये इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं, यानी कि टेकिंग कर सकते हैं, टेक fz इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस 2। तो हम पूरा फंक्शन ले सकते हैं। अगर ये इसके अंदर पड़ जाता 2 पॉइंट तो इस पॉइंट को हटा करके fz को मानते। अब यहाँ पर पूरा यहाँ पर z इक्वल टू जो 2 लिखा हुआ है ये इसके अंदर नहीं है, बाहर है। इसका मतलब अंदर के सभी पॉइंटों पर फंक्शन एनालिटिक है, वो पूरा का पूरा फंक्शन 1 अपॉन z माइनस 2 के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली fz इज एनालिटिक, clearly fz is analytic within and on C, then by Cauchy theorem, then by Cauchy theorem। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कॉची थ्योरम का यूज करेंगे, ना कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला का, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन एनालिटिक है। तो कॉची थ्योरम ने क्या बताया था? इंटीग्रल अलोंग सी, सी का मतलब लिखा हुआ मॉड z इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ जाएगा fz dz। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ पर fz की वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रल अलोंग सी, fz की वैल्यू है यहाँ पर स्टूडेंट 1 अपॉन z माइनस 2 और dz। तो स्टूडेंट इसका आंसर 0 होगा फर्स्ट पॉइंट पर। यहाँ कॉची थ्योरम लगाएंगे, कॉची इंटीग्रल फार्मूला नहीं, क्योंकि जो भी फंक्शन पूरा का पूरा बना हुआ है ये पूरे सर्कल पर एनालिटिक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है सीज मॉड z इक्वल टू 3। यहाँ पर कर्व की इक्वेशन मॉड z इक्वल टू 3 है, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट z माइनस 0 इक्वल टू 3। यानी कि एक सर्किल जो है इसका सेंटर 0 है, z माइनस z0 होता है, z0 सेंटर लिखते हैं तो z माइनस 0 लिखा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये 0 0 पॉइंट मिला, ये सेंटर है और इसकी रेडियस है 3, यानी कि यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ही 1 2 3 और यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पॉइंट लेते हैं और इसको यहाँ पर मिलाते हैं। तो ये सर्किल बन गया स्टूडेंट C इक्वल टू मॉड z इक्वल टू 3 है। ये यहाँ पर सर्किल है इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रल निकालना है 1 अपॉन z माइनस 2 इंटीग्रल अलोंग C dz की वैल्यू। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा है स्टूडेंट इसको 0 के बराबर सबसे पहले पुट किया यहाँ पर,
z माइनस टू इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू 2। इस 2 को चेक करते हैं। z इक्वल टू 2 का मतलब है स्टूडेंट, अगर हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखें 2 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी कि स्टूडेंट जो ये पॉइंट मिल जाएगा 2,0 मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 1 और 2 ये मिला यहाँ पर z इक्वल टू 2, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट स्टूडेंट इस सर्किल की बाउंड्री के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि z इक्वल टू जो 2 आया है वो C कर्व जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये जो फंक्शन हमारा 1/z माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी कि इंटीग्रल और dz के अंदर का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है, इंटीग्रांड है 1/z माइनस 2, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा 2 पड़ रहा है, इस 2 पॉइंट को अगर हम इसमें रखेंगे तो स्टूडेंट आंसर बनाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट। इसका मतलब हम फंक्शन पूरे को अब यहाँ पर fz के बराबर नहीं लेंगे, fz उतना पार्ट लेते हैं जितने पार्ट में इन पॉइंटों को रखने पर आंसर इनफाइनाइट ना आए। तो इस पॉइंट पर ही z इक्वल टू 2 पर रखने से इनफाइनाइट आता है, यानी इसको हटा करके जितना कुछ पार्ट बनेगा उसको fz मानेंगे स्टूडेंट। तो यहां पर लिख सकते हैं टेकिंग fz इक्वल टू, जितना पार्ट इनफाइनाइट बना रहा है 2 रखने पर उस पार्ट को हटा दें, यानी कि हमने z माइनस 2 वाले पार्ट को हटाया स्टूडेंट। तो इंटीग्रल और dz के बाद जो भी बचता है वो न्यूमरेटर में बचता है केवल 1। तो यहाँ पर fz की वैल्यू 1 केवल ली जाएगी। तो अब यहाँ पर हम z की जगह कुछ भी रखेंगे स्टूडेंट, कभी भी fz का आंसर इनफाइनाइट नहीं मिलेगा। तो यानी अब इतना फंक्शन जो होगा इसके अंदर का कोई पॉइंट रख दें, चाहे 2 रख दें चाहे कुछ भी रख दें, अगर z की जगह 2 रखते हैं तो f2 की वैल्यू 1 आएगी। इसमें नहीं रख सकते हैं, लेकिन fz जिसको माना है उसमें हम कुछ भी रखें, अब फंक्शन एनालिटिक होगा fz वाला। तो यहां पर लिखते हैं क्लियरली fz इज एनालिटिक, क्लियरली fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन mod z इक्वल टू 3। mod z इक्वल टू 3 के अंदर स्टूडेंट फंक्शन जो होगा हमारा एनालिटिक होगा। लेकिन हमें पूरे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें z माइनस 2 भी आ रहा है, तो इसमें कॉची थ्योरम स्टूडेंट नहीं लगेगी, लगेगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूले में था जितना फंक्शन एनालिटिक है उसको एक साथ रखें और जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है उसको अलग से रख दें और इसकी वैल्यू निकालें। तो आंसर स्टूडेंट इसको 0 के बराबर जो आंसर निकलता है वो यहाँ पर a निकला। उसी a में fa में 2 पाई i का इंटू करते हैं, पूरे इंटीग्रल का आंसर निकलता है। तो यहाँ लिखते हैं देन बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, देन बाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला से स्टूडेंट इसका जो आंसर निकालेंगे तो इंटीग्रल अलोंग सी, फार्मूला है हमारे पास fz dz डिवाइडेड बाई z माइनस 2 इक्वल टू, तो स्टूडेंट इसका आंसर आता है 2 पाई i इंटू f ऑफ a की जगह पर 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, तो इतना आंसर आएगा। अब वैल्यू रखते हैं, तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर fz का आंसर 1 है, अगर z की जगह पर हमें 2 रखना है तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 2 इक्वल टू, अगर हम z की जगह 2 रख देंगे तो भी इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रल अलोंग c, fz की वैल्यू 1 है यहाँ पर रखी हुई है, डिवाइडेड बाई z माइनस 2 और dz, और इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 2 पाई i इंटू f ऑफ 2, तो f2 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आया 2 पाई i। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर बताया है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर अगर हम लेते हैं, इस कर्व को लेते हैं तो इसका आंसर स्टूडेंट 0 आता है इसी इंटीग्रल का। और इसी इंटीग्रल का आंसर अगर हम इसमें लेते हैं, इस कर्व को लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 2 पाई i।
तो स्टूडेंट हमारे जो पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के, ये आप शुरू से देखें। अगर क्लोज्ड कर्व होगा तो कॉची थ्योरम या कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगेगा। अगर क्लोज्ड कर्व स्टूडेंट नहीं होगा तो जो हमने शुरू में क्वेश्चन बताए हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 में और इस तरीके से, तो आप उन फार्मूलों को लगा करके क्वेश्चन उस मेथड से लगा करके पूरा लगाएंगे। तो सभी स्टूडेंट हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और पावर सीरीज, एनालिटिक फंक्शन, और अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड, रियोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, इस तरीके से कई वीडियोज अपलोड हैं, तो वहां पर जाके देख सकते हो। सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हमारे वीडियोज को देख सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, प्लेलिस्ट देखना सीखें स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट। हमारे सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज यहीं तक, दैट्स ऑल।